अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फास्ट स्पोर्ट्स। यू आर वाचिंग गोल्डन बूट। आई एम योर होस्ट अली मिर्जा और मेरे साथ मौजूद हैं सहरियाब आफरीदी। आइए नजर डालते हैं प्रोग्राम में आज की टॉप स्टोरीज पर। याबी अलोंसो लेजेंडरी मिडफील्डर से अब गामजन है लेजेंडरी कोच बनने के सफर पर। बेहतरीन अपनी टीम को परफॉर्म करवाया और बुलंदियों तक पहुंचाया। देखिए इस पर एक तफसीली रिपोर्ट। नेशंस लीग में हुआ बहुत ही थ्रिलिंग मैच स्पेन वर्सेस क्रोएशिया का। जब मुकर्ररा वक्त तक दोनों टीम्स कोई गोल स्कोर करने में कामयाब नहीं हुई तो पेनल्टी शूटआउट्स पे स्पेन ने क्रोएशिया को 3 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त देकर चैंपियंस का ताज अपने सर पर सजा लिया। कॉन्काकैफ नेशंस लीग में यूएस से टकराया कनाडा के साथ और बाआसानी सिफर के मुकाबले में 2 गोल से ये फाइनल जीतकर तीसरी मर्तबा चैंपियंस का ताज अपने सर पर सजा लिया। यूएफए नेशंस लीग में बिलाखिर इटली ने तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। नेदरलैंड्स को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त देकर मैच में फतह हासिल की। और चेल्सी के कौन से स्टार प्लेयर्स हैं जो सऊदी प्रो लीग को ज्वाइन करने वाले हैं, कैसा किया जाएगा उनका इस्तकबाल, जानिए आज के प्रोग्राम में। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ऐसा क्या किया अब के सबके दिल जीत लिए। इंटर मियामी ज्वाइन करने के बाद मेसी का अपने करियर के हवाले से बड़ा बयान सामने आ गया। ये सब कुछ देखिए आज गोल्डन बूट में। प्रोग्राम का आगाज करेंगे याबी अलोंसो की जबरदस्त कहानी से। लेजेंडरी मिडफील्डर तो वो थे ही, लेकिन अब लेजेंडरी कोच बनने के सफर पर भी गामजन हैं और अपनी टीम लेवरक्यूजन को बुलंदियों तक पहुंचा दिया है। इस पर एक दिलचस्प रिपोर्ट हमने तैयार किया, ये आपको दिखाते हैं। क्लब फुटबॉल वर्ल्ड में शाबी अलोंसो को आने वाले वक्त का बेहतरीन मैनेजर कहा जा रहा है। बतौर मिडफील्डर इसकी पासिंग एबिलिटी और बॉल स्ट्राइकिंग के सभी मोतरिफ थे। बतौर खिलाड़ी इसका कैरियर शानदार रहा है। वो अपने लड़कपन के क्लब रियाल सोसिडाड की जानिब से बेहतरीन खिलाड़ी बनकर उभरा, जिसके बाद वो लिवरपूल, रियल मैड्रिड और बायर्न म्यूनिख जैसी बेहतरीन टीम्स की नुमाइंदगी भी करता दिखाई दिया। वो स्पेन की जानिब से वर्ल्ड कप और क्लब कैरियर में 13 टाइटल फतुहात में शामिल रहा है। वो रियल सोसिडाड की बी टीम की मैनेजमेंट के बाद बायर लेवरक्यूसन के साथ काफी पुरएतमाद और पुरइत्मीनान दिखाई देता है। इसने अपनी अब तक की जिम्मेदारियों को बेहतरीन तरीके से निभाया है। बायर ने इसके जेरे इंतजाम लीग टेबल पर अपना दर्जा बेहतर बनाया है। क्लब 21 साल बाद यूरोपियन सेमीफाइनल्स में पहुंचने में कामयाब हुआ। शैबी पेशा वराना एतबार से मुख्तलिफ क्लब्स के स्काउटिंग रेडार पर है। जराए का कहना है टॉटनहम और रियल मैड्रिड इसमें दिलचस्पी लेने लगे हैं और किसी अच्छे क्लब को इसके दरवाजे पर आते ज्यादा देर नहीं लगेगी। शाबी अलोंसो ने बायर्न लेवरक्यूसन का बेहतरीन मैनेजर बनने से ये साबित कर दिया है कि इसके पास कामयाबी के सारे हरबे हैं। 2 मर्तबा के चैंपियंस लीग विनर होजे मोरेनियो ने इसे रियल मैड्रिड में मैनेज किया था। इसका शाबी के बारे में कहना है कि इसका खेल के बारे में इल्म बहुत अच्छा है। वो स्पेन के अलावा इंग्लैंड और जर्मनी में भी खेल चुका है। इसे गार्डियोला ने बायर्न म्यूनिख की जानिब से खेलते हुए कोच भी किया है और वो दीगर के जेरे निगरानी भी रहा है। इसलिए अगर आप इन तमाम अफराद के तजुर्बात को इकट्ठा करके शाबी पर अप्लाई करें तो आप ये समझ सकते हैं कि इसने बेहतरीन कोचेस से बेहतरीन हुनर सीखा है। वो बेहतरीन कोच साबित हो सकता है। इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं कि शाबी को खेल की मुतासिर कुन हद तक मालूमात है। वो फुटबॉल को बचपन ही से सीख रहा है। इसका वालिद पेरिको एक बेहतरीन खिलाड़ी रह चुका है। वो रियल सोसिडाड और बार्सिलोना की जानिब से खेलते थे। शाबी के वालिद ने अपने दौर में कई टाइटल्स जीते। उन्होंने 1982 के वर्ल्ड कप में भी स्पेन की नुमाइंदगी की। 1988 में रिटायरमेंट के फौरन बाद उन्होंने कोचिंग का शोबा ज्वाइन कर लिया। शाबी अलोंसो का भाई मिखाइल भी 400 मैचेस में अपनी सलाहियतों के जौहर दिखा चुका है। वो दोनों अपने बाप को खेलता देखकर फुटबॉल पिच तक पहुंचे हैं। साल 2017 में रिटायरमेंट के बाद अलोंसो ने भी खेल से जुड़े रहने के लिए मैनेजमेंट की राह अपना ली। 1 साल के अरसे में इसने यूएफए का एलीट कोचिंग कोर्स मुकम्मल कर लिया। उस वक्त बायर्न म्यूनिख का चेयरमैन कार्ल हेंज इसको पसंद करने लगा था। उसने इस बात का इशारा दिया था कि 2018 के इख्तिताम तक शाबी अलोंसो एक बेहतरीन कोच बन जाएगा। उसकी शख्सियत में एक फितरी सी सबकत है और वो बेहतरीन कोच बनने की तमाम सलाहियतें रखता है। वो मुख्तलिफ ज़बानें भी जानता है। मैं चाहूंगा कि वो किसी रोज बायर्न में आ जाए, मगर इसे पहले कोचिंग में मुकम्मल महारत हासिल करना होगी। रियल मैड्रिड की अंडर 13 को मैनेज करते हुए इसने शानदार कारकर्दगी दिखाई। शाबी ने उन्हें सीजन में 23 में से 22 मैचेस जितवाकर नाकाबिले तस्खीर टीम बना डाला। उसने साल 2019 के सीजन में रियल सोसिडाड बी का इंतजाम संभाला। उसके पास ऐसी टीम की जिम्मेदारी थी जिसने पहले साल में 12वीं पोजीशन पर और फिर 5वीं पोजीशन से और फिर इसके बाद सेकंड डिवीजन की चैंपियनशिप में सबसे बेहतरीन टीम बनकर दिखाया था। उसने वो कर दिखाया था जो क्लब की तारीख में 1962 के बाद कभी नहीं हो सका था। उसके इंतजाम से मुतासिर होकर मönchengladbach ने भी इसे अपनी टीम का इंतजाम सौंपना चाहा, मगर अलोंसो ने इस ऑफर को कबूल नहीं किया। उसने 1 साल के लिए एक नया मुआहिदा कर लिया। उस साल उसकी टीम वो कारकर्दगी ना दिखा सकी, मगर उसकी बनाई हुई 4-3-2-1 की फॉर्मेशन ने बहुत से लोगों को मुतासिर कर दिया था। उसे अक्टूबर 2022 बुंडेसलीगा की एक और क्लब ने एक मर्तबा फिर ऑफर की और उसने वो ऑफर बायर लेवरक्यूसन की कोचिंग करने के लिए कबूल कर ली।
बायर लेवरक्यूसन बायर फार्मास्यूटिकल नामी अद्वियात बनाने वाली एक कंपनी की मलकियत है। इस कंपनी ने साल 2020 में 17 बिलियन यूरोस की रिकॉर्ड सेल्स की थी। 1979 के बाद प्रमोशन हासिल करते हुए इस क्लब ने अब तक लीग में अपनी साख बरकरार रखी है। वो अपनी लीग की तारीख में अब तक 11 मरतबा 3 नंबर पर या इससे बेहतर देखे जा चुके हैं। वो चैंपियंस लीग में भी 11 मरतबा शरीक हो चुके हैं। बायर लेवरक्यूसन ने साल 2002 में अपनी तारीख की बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। सीजन खत्म होने में अभी इनके 5 मैचेस बाकी और वो ट्रेबल जीतने की दौड़ में शामिल हो चुके थे। क्लब ने शाबी अलोंसो को मुस्तकिल मैनेजर रख के अपनी किस्मत के साथ गैम्बल किया था, क्योंकि इससे पहले क्लब अपने 2 मुस्तकिल मैनेजर्स को तब्दील कर चुका था। परफॉर्मेंस का तसलसल बरकरार रखना किसी मौके से कम नहीं था। जेरार्डो के दौरे इंतजाम में तो वो तीसरे नंबर से 17वीं पोजीशन पर जा गिरे थे। अगले सीजन में वो अपने पहले 8 मैचेस में खराब कारकर्दगी पेश कर रहे थे। सीजन में बेहतर कारकर्दगी की एक कमजोर सी आस लिए वो शाबी अलोंसो की तरफ देख रहे थे। शाबी अलोंसो ने इससे पहले टॉप फ्लाइट की किसी भी टीम को मैनेज नहीं किया था। स्पोर्टिंग डायरेक्टर साइमन रॉल्फर ने भी इस बात का इतराफ किया कि वो रिस्क ले रहे थे। वो खिलाड़ी के तौर पर एक वर्ल्ड क्लास प्रोफेशनल था, मगर बतौर मैनेजर इसका रिज्यूमे इतना मुतासिरकुन नहीं था। अक्टूबर से लेकर अब तक इसके जेर इंतजाम रहने वाली टीम ने इस सीजन में 24 में से 13 मैचेस जीतकर 44 पॉइंट्स हासिल किए थे। इनसे बेहतर सिर्फ बायर्न म्यूनिख, डॉर्टमुंड और लाइप्जिग थे। यहाँ से इनकी कारकर्दगी के तसलसल में वो झोल आया जिसने इनको पॉइंट्स टेबल पर नीचे गिरा दिया। अब तक शाबी अलोंसो के जेर इंतजाम लेवरक्यूसन का ये हाल है। फुटबॉल मुबस्सिरीन इसकी कारकर्दगी का मुसलसल जायजा लेते रहे हैं कि इसने ये इंतजामात कैसे किए हैं। इसकी टीम और इनफरादी कारकर्दगी दोनों ही काबिल सताइश रही हैं। जब से इसने इंतजाम संभाला, इसकी टीम के दिफा में मजबूती आई। अलोंसो ने टीम की फॉर्मेशन तब्दील की और इसे दोबारा तरतीब दिया। इसके जेर इंतजाम टीम ने बॉल को तहवील में रखने का औसत वक्त भी बेहतर बनाया। अगरचे इसकी तरतीब से फिलफोर नताइज हासिल नहीं हुए, मगर वो यूनियन बर्लिन जैसी बड़ी टीमों को भी हराने में कामयाब रहे। बड़ी टीमों के खिलाफ बेहतर कारकर्दगी की वजह से टीम को इसके हरबों पर भरोसा हो गया। उसने लेवरक्यूसन के खिलाफ शॉट्स ऑन टारगेट की शरह में भी खातिर ख्वाह कमी की। इनके दिफा में बेहतरी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इनके खिलाफ दीगर टीम्स के मुकाबले में कम गोल स्कोर हुए। शाबी के बारे में इसकी टीम के खिलाड़ियों का ख्याल भी बहुत अच्छा है। वो कहते हैं वो ऑफ द फील्ड और ऑन द फील्ड एक अच्छा मैनेजर है। वो मल्टीलिंगुअल है और मुख्तलिफ ममालिक के खिलाड़ियों से इनकी मकामी जुबान में बात करने की सलाहियत भी रखता है। जी हाँ, बहुत ही शानदार ये रिपोर्ट आपने देखी। आफरीदी याबी अलोंसो जो है बहुत ही शानदार कारकर्दगी उनकी रही है और आपको लगता है कि वो वक्त दूर नहीं जब ये लेजेंडरी कोच भी बन जाएंगे और इसी नाम से इनको जाना जाएगा। जी बिल्कुल, जैसे हमने व्यूअर्स को अगर याद हो, बहुत पहले भी जब ये रियल मैड्रिड जब लेवरक्यूसन में आए थे और हमने कहा था कि रियल मैड्रिड की जो बी टीम है, जो उनकी यूथ टीम है, उनको कंसेक्यूटिव एक मैच भी पूरे अपने मैनेजरियल कैरियर में नहीं हारे थे उनके लिए जो मैनेज किया था। फिर लेवरक्यूसन में भी आप देखेंगे 16th पोजीशन से जब वो रेलीगेशन के लिए लड़ रही थी, सीधा 6th पोजीशन पे उनको फिनिश करवाया है और यूरोपा लीग के सेमीफाइनल तक भी पहुंचा है, जहां पे वहां वो अपने जो उनके लेजेंडरी कोच थे जोसे मोरिनियो, जिनके अंडर वो खेल चुके थे एज अ प्लेयर, उनसे उनकी रोमा की टीम से हारे। और ये एक ऐसे प्लेयर थे, इवन जब वो खेल भी रहे थे, इनके विजन के बारे में और इनकी आर्टिस्ट्री के बारे में ये कहा जाता था कि ये प्लेयर जो है एज अ फ्यूचर मैनेजर भी कामयाब होगा। दूसरा ये कि एक तो एस्ट्यूट लर्नर था, मतलब जो एक वाइज बंदा होता है जो सीखता है फुटबॉल पिच के ऊपर। दूसरा ये बड़े मैनेजर्स के अंडर खेल चुका है, तो वो जो एक्सपीरियंस था, मेंटालिटी भी पता है, वो अप्रोच पता है किस तरह से गेम को अप्रोच करना है। बिल्कुल, याबी अलोंसो के बारे में ये आपने रिपोर्ट देखी। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट और प्रोग्राम में अभी हम बात करेंगे यूएफए नेशंस लीग का बहुत ही एक कांटेदार मैच जो कि फाइनल मैच हुआ है स्पेन वर्सेस क्रोएशिया के दरमियान। और जितनी तारीफ करें दोनों टीम्स की उतना कम है। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस क्रोएशिया की भी और स्पेन की भी, क्योंकि मुकर्रर वक्त में ये कोई भी टीम गोल स्कोर करने में कामयाब नहीं रही। उसके बाद जो है वो पेनल्टी शूटआउट्स पे जब बात गई तो 5 गोल से जो है वो स्पेन ने इसमें फतह हासिल की। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस। यहाँ पे गोलकीपर को जितनी भी दाद दी जाए वो कम है, लेकिन उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आफरीदी, कैसा था ये फाइनल? वन ऑफ द बेस्ट अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा क्रोएशियन फैंस और स्पेन फैंस के लिए। जी बिल्कुल, क्रोएशियन फैंस के लिए, खास करके लुका मॉड्रिच के लिए तो हार्ट ब्रेक था कि वो दूसरे फाइनल में, क्रोएशिया की पूरी हिस्ट्री में ये दूसरी मरतबा फाइनल में पहुंचे थे। 2018 में भी इन्होंने वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचाया था, अभी नेशंस लीग, लेकिन वो आखिरी स्टेप पे फिर से हार। लेकिन एक बात तो यहाँ पे माननी पड़ेगी कि वर्ल्ड कप में भी आपने देखा कि पेनल्टी शूटआउट्स पे जाके क्रोएशिया हारी थी। वहाँ पे भी सेमीफाइनल में पेनल्टी शूटआउट्स किए, यहाँ पे भी पेनल्टी शूटआउट्स पे। तो इस पे काम क्यों नहीं कर रही है? जब उधर भी, उससे पहले भी आपने कहा 2018 में जो है फाइनल में या, तो ये क्यों नहीं इस पे काम करते? एक्चुअली में इनकी हिस्ट्री के लिए भी ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि वो 2018 में पहली बार फाइनल तक पहुंचे थे। इन 1995 के बाद ये मुल्क बना है, आज़ादी मिली है।
98 इनका पहला वर्ल्ड कप था और पहली वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल तक पहुंचे थे। उसके बाद 2018 में फाइनल तक गए, 2022 के वर्ल्ड कप में 3rd पोजीशन हासिल की, सेमीफाइनल तक गए, तो अभी नेशंस लीग के फाइनल तक पहुंचे। तो ये भी इनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा फाइनल का जो होता है वो पहले भी हम बता चुके हैं, उसमें थोड़ा सा लक का फैक्टर होना होता है। अब लिवाकोविच ने वर्ल्ड कप में काफ़ी अच्छी सेव्स की थी पेनल्टीज पे, अब यहाँ पे आके वो एक भी पेनल्टी रोक नहीं पाए, ना करीब पहुंचे, वो जो मिस भी हुई वो बार को लग के मिस हुई है। लेकिन उनाई सिमोन की जितनी भी तारीफ, बिल्कुल तारीफ करेंगे। यहाँ पर स्टैट्स पे एक नज़र डालते हैं और स्टैट्स की सूरत हाल देखते हैं। ये आपके सामने 21 शॉट्स थे स्पेन की तरफ से, 12 थे क्रोएशिया की तरफ से। इसके साथ शॉट्स ऑन टारगेट 2 थे स्पेन की तरफ से, 5 थे क्रोएशिया की तरफ से। पोजेशन 55% स्पेन के पास था, 45% क्रोएशिया के पास था। और पास एक्यूरेसी भी देख रहे हैं, पासेस भी देख रहे हैं, येलो कार्ड्स, कॉर्नर्स 8 मिले स्पेन को, 4 मिले हैं क्रोएशिया को। आफरीदी, अगर शॉट्स ऑन टारगेट और बाकी मैच की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अटैक हमें देखने को मिला क्रोएशिया की तरफ से। स्पेन आपको लगता है कि बचा रही थी कि गोल किसी तरह से बचाए जाए? एक्चुअली में स्पेन को क्लियर कट चांसेस की अगर बात की जाए ना तो वो ज़्यादा स्पेन को मिले। डैनी ओल्मो को इवन हाईलाइट्स में व्यूअर्स ने देखा होगा, डैनी ओल्मो को आखिरी लम्हात में ही 2 ऐसे चांसेस मिल गए थे जो बिल्कुल ओपन चांसेस थे, जिनको आराम से फिनिश किया जा सकता था। और वो चांसेस मिस करके ऐसा लग रहा था कि शायद क्रोएशिया जो है वो किस्मत की दीवी आज मेहरबान हो ही गई है क्रोएशिया के ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ओवरऑल स्पेन को क्लियर कट चांसेस ज़्यादा मिले और दूसरी तरफ क्रोएशिया ने चांसेस ओवरऑल अच्छे क्रिएट किए, मैच में अच्छा खेला। बिल्कुल, प्रेशर, इट्स ऑल अबाउट प्रेशर। और जब प्रेशर होता है तो फिर फाइनल स्टेजेस पे आपके लिए बहुत आसान गोल करने भी काफ़ी मुश्किल हो जाते हैं, बड़े बड़े खिलाड़ियों के लिए भी। और इस मैच में जो प्लेयर हमने फीचर किए हैं वो है उनाई सिमोन, गोलकीपर। जी हाँ, क्रोएशिया के स्पेन के जो है वो ये गोलकीपर हैं और क्या ही ज़बरदस्त उन्होंने परफॉर्म किया। आपने हाईलाइट्स में भी देखा जिस तरह उन्होंने गोल्स बचाए हैं और यकीनी गोल्स बचाए हैं। और उसी वजह से क्रोएशिया के वो जो एक विक्ट्री तकरीबन हाथ लग चुकी थी और उसको वहाँ से छीना उन्होंने। और बहुत ही शानदार इनकी परफॉर्मेंस है और एथलेटिक क्लब के लिए खेलते हैं। और जी हाँ, उनाई सिमोन बहुत ही शानदार प्लेयर। आफरीदी, किस तरह से देखते हैं? जितनी तारीफ करें कम है। और उनाई सिमोन जो है वो अब एथलेटिक क्लब से किसी और क्लब में भी जाते हुए नज़र आ रहे हैं आपको? ऑब्वियसली अगर इसी तरह कंटिन्यू करेंगे तो रियल मैड्रिड और बार्सिलोना के दरवाजे भी खोल सकते हैं इनके लिए। बहुत ही शानदार गोलकीपर है। अब उनको ज़रूरत भी है, अब वो रिटायर हो रहे हैं, यानी पुराने हो रहे हैं उनके जो गोलकीपर। हाँ, कोर्टवा भी अब एक तरह से मतलब अभी 1-2 सीज़न और शायद खेलें, 3-4 सीज़न ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन फिर भी ये क्योंकि एक यंग है और आगे फ्यूचर के लिए बेहतरीन साबित हो सकते हैं। बहुत ही शानदार इनकी परफॉर्मेंस है। स्टैट्स पे एक नज़र डालते हैं उनाई सिमोन के इस मैच में क्या स्टैट्स से कितने सेव किए हैं ये देखिए। रेटिंग 8.2 है, सेव्स 5 किए हैं इन्होंने और डाइविंग सेव्स 3 किए। एक्यूरेट पासेस जो इन तक पहुंचे वो 87% थे और लॉन्ग बॉल जो इन्होंने खिलाई हैं वो 60% थी। सेव्स इनसाइड बॉक्स 4, रिकवरीज आप देखिए 15 और टचेज 64। आफरीदी, इतने सारे खानों को टिक करना फाइनल में बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उनाई सिमोन ने कर दिया है। और आपको लगता है कि आगे भी जो है वो स्पेन का जो वर्ल्ड कप आगे आने वाला है उसमें ये फीचर करेंगे एज अ मेन लीडिंग गोलकीपर? जी बिल्कुल, इस वर्ल्ड कप में भी थे और आने वाले वर्ल्ड कप में भी मुझे तो कोई कंपटीशन नज़र नहीं आ रहा कि इनको मिलता हुआ, क्योंकि डेविड डे गिया थे मैनचेस्टर यूनाइटेड के, उनकी भी रिसेंट पास में आप परफॉर्मेंसेस देखें कि वो अब या तो 2nd या 3rd चॉइस गोलकीपर ही अब बनते हुए नज़र आ रहे हैं। चलें, बिल्कुल। और ये बहुत बड़ी फतह है नेशंस लीग की जो कि स्पेन ने अपने नाम किया। और जी हाँ, बहुत बड़ी विन यहाँ पर स्पेन के लिए। और वर्ल्ड कप में जैसी परफॉर्मेंस है उसके बाद अब ये एक कप जीतना, फाइनल आफरीदी जीतना, कितनी बड़ी विक्ट्री है स्पेन के लिए नेशंस लीग का फाइनल जीतना। एक्चुअली में जो इनकी गोल्डन, अब 1964 में इन्होंने एक ट्रॉफी जीती थी, उसके बाद आके इनकी गोल्डन जनरेशन 2008 में शुरू हुई जब इन्होंने 2008 का यूरो कप जीता, फिर 2010 का वर्ल्ड कप भी जीता, 2012 का फिर से यूरो कप जीता। तो उसके बाद जो एनिएस्टा, जावी, कसियस, जाबी अलोंसो और डेविड विया, ये सारा जो गोल्डन जनरेशन था वो एंड जब उनका हुआ तो 11 साल तक अब बगैर ट्रॉफी के इन्होंने गुजारा। और अभी जो है ना ये गावी, पेड्री, ये सारे रिप्लेसमेंट्स हैं उनके, रिप्लेसमेंट्स हैं और इतने कम एज में ये ट्रॉफी जीतना बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ये अब बिल्डअप है। तो उम्मीद है, एक्सपेक्टेशंस भी नहीं थी कि नेशंस लीग स्पेन जीत जाएगा, क्योंकि हमने सेमीफाइनल में भी आपने प्रेडिक्ट किया था कि मुखालिफ टीम जीत जाएगी और यहाँ पर क्रोएशिया बहुत मजबूत, जो कि वर्ल्ड कप, अगर वर्ल्ड कप का भी कंपैरिजन करें
तो स्पेन उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया था जहां तक क्रोएशिया चला गया था वर्ल्ड कप में। और जी यहाँ पर बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि स्पेन का जो विक्ट्री के जो मार्जिन है, जो इन्होंने जीता है टूर्नामेंट, उसमें इनके ऊपर प्रेशर ना होना भी बहुत बड़ी एक बात थी, क्योंकि यंग प्लेयर्स थे, इनसे इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी भी नहीं, और वर्ल्ड कप में भी जिस तरह की परफॉर्मेंसेस थी, तो ये इनके लिए बहुत बड़ी विक्ट्री है। बिल्कुल, यहाँ पर स्पेन ने नेशंस लीग का फाइनल पेनल्टी शूटआउट्स पे अपने नाम कर लिया है, और यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का वक्त भी हो चाहता है। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट, और प्रोग्राम में अब हम बात करेंगे कॉन्काकैफ नेशंस लीग की। ये फाइनल हुआ है कनाडा वर्सेस यूएसए के दरमियान, और ये फाइनल यूएसए ने अपने नाम किया है। सफर के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दी है कनाडा को, और तीसरी बार ये टाइटल जीत लिया है यूएसए ने। जी हाँ, 2 गोल्स 12वें मिनट में पहला गोल रिचर्ड्स ने किया यूएसए के लिए, फिर ब्लोगन जो है उन्होंने 34वें मिनट में किया, और आफरीदी कनाडा की तरफ से मुज़ाहमत तो नज़र आई, लेकिन शायद उतनी मुज़ाहमत नहीं थी जितनी एक फ़ाइनल के लिए चाहिए होती है। जी बिल्कुल, यूएसए की टीम जो है बहुत ही आउटस्टैंडिंग के लिए 2021 में भी इन्होंने टूर्नामेंट जीता था, फिर गोल्ड कप जीता, फिर वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन में टॉप किया, और अभी दोबारा से नेशंस लीग कंसेक्यूटिव दूसरी बार ये इन्होंने जीता है, तो गोल्डन रन चल रहा है। पिछले 2-3 सालों में इन्होंने 3 टाइटल्स जीते हैं जी। और आप देखें कि नेक्स्ट वर्ल्ड कप भी इनके कंट्री में है, तो बहुत उम्मीदें हैं इनसे और इस स्क्वाड से कि मतलब अपना ऑल टाइम हाईएस्ट रैंकिंग अचीव कर सकते हैं नेक्स्ट वर्ल्ड कप में। बिल्कुल, स्टैट्स पे एक नज़र डालते हैं इस मैच के क्या स्टैट्स से जो कि खेला गया है, और ये आप देख रहे हैं 15 शॉट्स यूएसए की तरफ से थे, कनाडा की तरफ से 12 थे, शॉट्स ऑन टारगेट 7 थे यूएसए की तरफ से, 4 थे कनाडा की तरफ से। पोजेशन आप देख रहे हैं 36% यूएसए के पास, 64% पोजेशन रखने के बावजूद कनाडा जो है वो जीतने में नाकाम रहा है। यहाँ पर पास एक्यूरेसी भी देख रहे हैं आप, फाउल्स देख रहे हैं, येलो कार्ड्स देख रहे हैं, कॉर्नर्स 8 मिले हैं यूएसए को, 5 मिले हैं कनाडा को, और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पर यूएसए की। 0 के मुकाबले में 2 गोल से ये टाइटल अपने नाम किया। आफरीदी, जैसे वर्ल्ड कप की आप बात कर रहे हैं, तो ये जो टीम अभी तैयार है यूएसए की, जैसे आप इसको गोल्डन जनरेशन भी कहते हैं, आपको लगता है कि ये इस वर्ल्ड कप जो आने वाला यूएसए में हो रहा है उसमें हमें काफ़ी ऊपर तक जाती हुई नजर आएगी? जी बिल्कुल, जैसे मोरक्को ने इस बार सेमीफाइनल तक रसाई हासिल की थी, 2002 में हमने देखा साउथ कोरिया होम नेशन था और उन्होंने सेमीफाइनल तक रसाई हासिल की थी, तो यूएसए की भी गोल्डन जनरेशन है, तो क्यों नहीं जा सकती। बिल्कुल, चले देखते हैं इनके कोच कौन है, मैनेजर कौन है, कुछ उनके बारे में थोड़ा अभी मैनेजर जो है इन्होंने कंफर्म, क्योंकि तेरी हेनरी को ये मैनेजर बनाना चाह रहे हैं। अच्छा। उनको बहुत ऑफर्स किए हैं, लेकिन वो अभी तक उनका कोई जवाब नहीं है। यूरोप से जाना नहीं चाहते बहुत से मैनेजर्स, वहाँ पे सेटल्ड है। सेटल से मीन्स के वो मेंटालिटी और साइकी मिलती है। एक अमेरिका और उस साइड का जो बड़े आज़म है उसकी थोड़ी डिफरेंट है लाइफस्टाइल भी और सारी चीज़ें। जी बिल्कुल, और दूसरा आपको अपना घर और फैमिली छोड़नी पड़ती है, तो वो फिर थोड़ा सा मूव करना डिफरेंट हो जाता है। बिल्कुल, जी हाँ, यहाँ पर जो प्लेयर हमने फीचर किए हैं इस मैच में वो हैं जियोवानी रेना, बहुत ही शानदार प्लेयर हैं। जी हाँ, जियोवानी रेना जो कि प्लेयर ऑफ द मैच भी हुए हैं। आफरीदी, कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं यूएसए के लिए आने वाले जो उनके एडवेंचर्स हैं, और आप इनको किस तरह से रेट करते हैं और किस क्लब के लिए खेलते हैं या भी कहीं जाएंगे? नहीं, डॉर्टमंड के लिए खेलते हैं, और डॉर्टमंड ने हमेशा ही टैलेंट प्रोड्यूस किया है, ये तो क्रेडिट बनता है उनको। जी बिल्कुल, और अर्लिंग हालैंड जो कि पिछले सीजन तक इनके साथ ही खेल रहे थे, बहुत ही आउटस्टैंडिंग 2021-22 की सीजन में इनकी परफॉर्मेंसेस थी, और अमेरिकन ड्रीम का टाइटल दिया था अर्लिंग हालैंड ने उनके टीममेट्स ने। अच्छा, तो अभी इस सीज़न थोड़ा सा इंजरीज की वजह से ऑफ कलर नज़र आए हैं, और अभी ही हम जब शो कर रहे हैं तो इनके ऊपर ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है कि डॉर्टमंड ने इनको ट्रांसफ़र लिस्ट कर दिया है इंजरीज की वजह से। लेकिन जैसी ही ये खबर आई है तो उधर उसने आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करके 2 असिस्ट के थ्रू अपनी टीम को जितवा दिया है। तो अब दोबारा से सोचना पड़ेगा डॉर्टमंड को, या जिस भी क्लब में आगे जाएंगे किसी बड़े क्लब में ही नजर आएंगे तो अच्छी परफॉर्मेंस इनकी तरफ से देखने को मिलेगी। स्टैट्स पे एक नजर डालते हैं इनके इस मैच में क्या स्टैट्स थे और किस तरह से परफॉर्म किया है। ये आपके सामने 8.7 रेटिंग, असिस्ट 2 किए हैं, चांसेस क्रिएट जो किए हैं वो 3 है, एक्यूरेट पासेस 65% है, टचेस 31 है, और सक्सेसफुल ड्रिबल्स 100%, पासेस इनटू फाइनल थर्ड 5 है, एक्यूरेट क्रॉसेस आप देखिए वो भी 100% जो है वो एक्यूरेट थे। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस है, और यहाँ पर यूएसए ने कनाडा के अगेंस्ट जो है वो ये मैच जीत लिया है। जी हाँ, बहुत बड़े विन यहाँ पर यूएसए के लिए। कॉन्काकैफ नेशंस लीग में एक तरफ जो है वो यूएफए में स्पेन चैंपियन बना है, तो कॉन्काकैफ में ब्राजील
जो बादशाहत है वो यूएसए के हिस्से में आई है और वो तीसरी बार आई है जो कि कनाडा को हरा कर आई है। और दोनों ही आफरीदी, कनाडा को किस तरह से वैसे आप देखते हैं, हार तो गई है फाइनल लेकिन फाइनल तक पहुंची है, तो वर्ल्ड कप में आप उनको कैसे देखते हैं कि हमें वो भी अच्छा खेलते हुए नजर आएंगे? जी बिल्कुल, इस बर आज़म में अगर बात की जाए, एक नॉर्थ अमेरिका, एक साउथ मैक्सिको अमेरिका जो है वो भी मैक्सिको बहुत डोमिनेंट टीम है Yeah. और मोस्टली इस बर आज़म को मैक्सिको और यूएसए ने मिलकर ही डोमिनेट किया। ये कनाडा की हिस्ट्री की गोल्डन जनरेशन है और बहुत ही अल्फोंसो डेविस जैसे खिलाड़ी कनाडा के लिए खेलते हैं, जो तो कि यानी बायर्न म्यूनिख इस के वर्ल्ड स्टार कप में हमें इस बड़े आजम से भी ये जो टीम्स हैं काफी जबरदस्त परफॉर्मेंसेज इनकी तरफ से भी देखने को मिलेंगे। और अब तो डायनामिक सारा चेंज हो रहा है। आप देखें कि अब गल्फ कंट्रीज और अमेरिका की तरफ जा रहा है फुटबॉल। आप देखें कि गल्फ कंट्रीज इन्वेस्ट करिए, प्लेयर्स मोस्टली उधर जा रहे हैं, मेसी की वजह से अमेरिका चला जाएगा। बिल्कुल, अमेरिका में मेसी इंटर मियामी में चले गए हैं और रोनाल्डो गल्फ कंट्रीज में चले गए। बेंजेमा भी सऊदी प्रो लीग में, और सऊदी प्रो लीग ने और भी कुछ प्लेयर्स को खरीदा है। वो किन को खरीदा है वो आगे ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो प्रोग्राम में आप देख सकेंगे। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट, और प्रोग्राम में शामिल करेंगे कुछ लेटेस्ट हैपनिंग जो कि अराउंड द वर्ल्ड फुटबॉल में चल रही हैं, कौन से खिलाड़ी जा रहे हैं कहाँ पे, और उस बारे में कुछ सोशल मीडिया से ट्वीट्स और खबरें हैं हमारे पास। सबसे पहली खबर है चेल्सी के खिलाड़ियों के बारे में, और ये है अल नसर एंड हकीम जियच आर नाउ ऑन द वर्ज ऑफ रीचिंग एन अग्रीमेंट ओवर पर्सनल टर्म्स, फाइनल डिटेल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर बीइंग सील्ड। चेल्सी विल रिसीव अ फी also for Ziyech as for Khalidou Koulibaly who's close to joining Al Hilal। जी हाँ अफरीदी, चेल्सी से भी स्टार प्लेयर्स ले रहा सऊदी प्रो लीग। हर जगह पे उन्होंने जो है वो अपने वो क्या कहते हैं कबूतर भेज दिए हैं, जो कि हर जगह से उनको पैगामात दे रहे हैं और जो जो खिलाड़ी अच्छे उनको नज़र आ रहे हैं उनको लेके जा रहे हैं। ये कितनी बड़ी न्यूज़ है चेल्सी के लिए, कितनी बड़ी है सऊदी प्रो लीग के लिए, इन प्लेयर्स का आना कितना अहम है? बहुत ही, अब देखें अहम न्यूज़ इस लिहाज से भी है कि अभी तक जो प्लेयर्स ले रहा था, करीम बेंजेमा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, एंगोलो कांटे को भी आप उसी लिस्ट में डाल सकते हैं एक तरह से, कि जो प्लेयर्स का कैरियर ऑलमोस्ट एंड पे था ना, सिर्फ वो प्लेयर्स आ रहे थे सऊदी प्रो लीग। लेकिन अभी एक खलीडू कोलिबाली और ये इनका तो स्टार्ट ही है एक तरह से, मतलब स्टार्ट अगर नहीं लेकिन तो मुझे तो मतलब बड़े क्लब में जा सकते हैं। जा रहे हैं तो फिर हकीम जो अशरफी हैं वो भी अब तैयार होंगे, आई थिंक सो उनको भी ले जाएंगे फिर। और ये पीएसजी में वैसे ही उनके हालात आपके सामने ही हैं जो चल रहे हैं। जी बिल्कुल, और जिएच को भी अभी चेल्सी से पीएसजी खरीदना चाह रही थी जनवरी ट्रांसफर विंडो के दौरान, और वो डील पे एंड टाइम पे उन्होंने डॉक्यूमेंट्स गलत भेज दिए थे चेल्सी वालों ने। तो अब देखें कि इनको ना गलत भेज दें डॉक्यूमेंट्स एनीवेज जी। लेकिन सऊदी प्रो लीग जो है अभी एटलीस्ट आने वाला जो सऊदी प्रो लीग का सीजन है वो वॉचेबल होगा। ये नहीं है कि सिर्फ रोनाल्डो को देखने के लिए लोग आई थिंक सो पहले ये प्लेयर्स की तरफ कर रहे हैं कि प्लेयर्स को लेकर, बाद में ये ब्रॉडकास्टिंग की तरफ भी आएंगे। ये लाइक ऐसे नहीं होगा कि आपको अरबिक में कमेंट्री सुनने को मिलेगी, ये कमेंटेटर्स को भी बुलाएंगे और उनसे भी करवाएंगे या उनके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट और अभी तो बड़े बड़े कमेंटेटर जैसे मार्टिन टाइलर वो भी बेरोजगार एक तरह से हैं, और अभी उन्होंने जो डील थी एक ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर के साथ वो खत्म कर दिए, और उन्होंने तो काफ़ी टीम को भी निकाल दिया अपने चैनल से, और बहुत से जो फुटबॉलर्स हैं जैसे प्री पोस्ट में भी आते हैं उनके लिए भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। और सऊदी प्रो लीग जो है वो हाजिर है जो है वो इनकी खिदमत करने के लिए, तो इन सारे वो एक लाइक डेडिकेटेड चैनल बना सकते हैं स्पोर्ट्स का जिसपे इंग्लिश कमेंटेटर्स और इंग्लिश को जो है वो, क्योंकि बैनुल-अक़वामी लैंग्वेज है इंटरनेशनल, तो और ऑब्वियसली आपने जब मतलब पूरी दुनिया को केटर करना है और उनको अट्रैक्ट करना है तो उसके लिए इंग्लिश ही सबसे जो इम्पोर्टेंट मीडियम है, वो लैंग्वेज इंग्लिश का ही है। और अभी जो है आप देखेंगे सऊदी अरब के लिए एक तरह से स्मूथ सब कुछ इसलिए भी हो गया है कि यूरोप में ये प्लेयर जो हैं आउट ऑफ कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, कुछ के फाइनेंशियल क्लब्स के ऊपर फाइनेंशियल इश्यूज इतने आ गए हैं कि वो रिटेन ही नहीं कर सकते प्लेयर्स। बार्सिलोना को देख लें, यूवेंटस को देख लें, तो उनके लिए ऑटोमेटिकली विंडो खोल रही है। कोविड के बाद वैसे भी एक फाइनेंशियल जो है वो इशू चला है पूरी दुनिया में, और उसमें यूरोप और जितनी महंगाई भी हो चुकी है, वो सारे मामलात अगर देखे जाए तो सऊदी अरब जो है वो फ्यूचर के बारे में बहुत ज़बरदस्त प्लान्स करके बैठा हुआ है और उसके ऊपर काम भी कर रहा है, सिर्फ प्लान्स ही नहीं बना रहा है। एनीवेज बहुत बड़ी न्यूज़ है ये। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है ये भी सऊदी अरब के स्टार प्लेयर हैं और ये हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। जी हाँ, स्टार प्लेयर इसलिए है कि अल नसर से खेलते हैं, और अ पिच इन्वाइडर लिफ्टेड रोनाल्डो एट एंड हिट हिज सीयू सेलिब्रेशन। अफरीदी, बहुत ही खूबसूरत जेस्चर, और रोनाल्डो का आगे से क्या रिएक्शन था? जी आप बिल्कुल, रोनाल्डो ने भी उनके साथ सेलिब्रेट किया, और उनको जो फैन था, आप फैन का एक्सप्रेशन चेक करें, ये होती है वालहाना मोहब्बत अपने स्टार से, अपने आइडियलाइज करते हैं प्लेयर्स को, कि वो इतना खुश है कि रोनाल्डो को उन्होंने एक तरह से मतलब हक किया और फिर ऊंचा किया और फिर उनके साथ सेलिब्रेट किया।
और उनकी तो बस एक तरह से दुनिया ही बदल गई है। इवन रोनाल्डो जो हैं, इस तरह के मौक़ों पे हमने हमेशा देखा है कि वो जो सिक्योरिटी है उनको कह देते हैं कि रुको ना, मतलब इसको करने दो, इसका ख्वाब मेसी है। होते तो शायद रोक देते हैं ना, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैसेज भी करते हैं, किया लेकिन था, यूजुअली मैसेज भी ये किया था आपने मुझे, और उसमें आपने यही टाउंट किया था कि देखें आप रोनाल्डो कितना अच्छा है। एक्चुअली में आप देखें 2 फ्रेंडली मैचेस हो रहे थे, एक अर्जेंटीना का फ्रेंडली मैच हो रहा था और इनका क्वालिफायर हो रहा था, और एक पिच इन्वेडर मेसी की तरफ भी भागा, मेसी के साथ उन्होंने किया, मतलब मिला, लेकिन इनिशियली जो तस्वीर खींची गई थी उसमें वो मेसी अपने मतलब फैन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। चलें, बिल्कुल ठीक है। और एनीवेज दोनों ही लेजेंडरी प्लेयर हैं और बहुत खूबसूरत, जैसे यहाँ पर रोनाल्डो का भी कि आप उन्होंने इजाज़त दी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, आइए आपको दिखाते हैं, और ये है जूड बेलिंगम के बारे में, जिनके बारे में हम काफ़ी अर्से से आपको बता रहे हैं रियल मैड्रिड जा रहे हैं। फाइनली ऑफिशियली अब उन्होंने ज्वाइन कर लिया और उन्होंने थैंक्स किया है। After it is the proudest day of my life to join the greatest club in the history of the game. I will give absolutely everything I have to help this team win. Thank you for the amazing welcome. हाला मैड्रिड। अफरीदी जूड बेलिंगम ने ये कहा है, किस तरह से देखते हैं अब फाइनल सब कुछ हो गया है और एक प्रेशर भी होगा जूड बेलिंगम के ऊपर कि रियल मैड्रिड में अब वो खेलेंगे। जी बिल्कुल, और आप देखें कि आप इमेजिन करें व्यूअर्स कि इस टीम में टोनी क्रूस, लुका मॉड्रिच अगले सीज़न ऑलमोस्ट उनका आखिरी सीज़न होगा, उनको रिप्लेस करने के लिए एक तरफ जूड बेलिंगम आ गए हैं और दूसरी तरफ विनीशियस हैं और बीच में किलियन एम्बापे अगर आ जाते हैं तो ये ट्रियो जो है वही बीबीसी जो बेंजेमा, बेल और रियल मैड्रिड का वो दौर शुरू हो जाएगा जब वो लगातार पुराना जो पास्ट में वो जीतते आते थे और उनको डोमिनेंस था उनका, क्योंकि बाकी जो इनकी ला लीगा में वैसे भी बाकी टीम है वो तो आप साइड पे ही कर दें, बार्सिलोना को भी ले लें या बाकी उनके अपने मसाइल चल रहे हैं। और ओवरऑल अगर आप ब्रॉडर उस पिक्चर में भी देखते हैं तो फिर बार्सिलोना और मैनचेस्टर सिटी और ये जो टीम्स हैं उनके लिए भी काफ़ी टफ हो जाएगा फिर रियल मैड्रिड जैसी टीम्स को हराना, और बहुत अच्छा इजाफा रियल मैड्रिड के लिए। लेट्स सी आगे क्या होता है। अगली बहुत बड़ी खबर है और ये है मेसी के बारे में। मेसी ने कहा है कि आई हैव अचीव्ड एवरीथिंग इन फुटबॉल, देयर इज़ नथिंग लेफ्ट। अगर आप ऊपर वाली लाइन को छोड़ दें और सिर्फ ये लाइन पढ़ें तो आपको ये लगता है कि मेसी अब थक चुके हैं और वो कहना चाह रहे हैं कि मैंने कर लिया जो करना था, अब बस ख़त्म कहानी। अफरीदी, फिर आप ऊपर वाली देखें, द एंड में बी नियर फॉर मेसी, इज़ इट ट्रू और नज़दीक है? बिल्कुल, इस बयान से तो साफ साफ नज़र आ रहा है कि बस आखिरी 1-2 साल शायद इंटरनेशनल से तो मेरा ख्याल है इंटर मियामी ये एंजॉय करने गए हैं, वहाँ पे खेलने गए भी नहीं हैं। हाँ, और क्योंकि इनका अल्टीमेट जो एक आप जब पेंशन लेते हैं और रेस्ट करने जाते हैं तो आप अपनी फेवरेट जगह पे जाते हैं। इन्होंने पहली सी वहाँ पे अपने लिए मेंशंस बनाए हुए हैं, वो बिल्डिंग हमने लाइफस्टाइल की वीडियो में व्यूअर्स दिखाई भी थी पैकेज में कि किस तरह का शानदार इन्होंने वहाँ प्रॉपर्टी खरीदी हुई है और क्या किस लेवल के ये फ्लैट्स हैं इस्तेमाल किया हुआ। बिल्कुल, तो वो उसमें आराम से सुकून से इन्होंने वैसे भी रहना था। अब गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये कि तो अब फर्क नहीं पड़ेगा मेसी को अगर इंटर मियामी के लिए खेलते हैं, हार जाएं जीत जाएं क्या भी हो, अब क्योंकि उन्होंने अपने फ्यूचर को भी सिक्योर कर लिया ब्रॉडकास्टिंग के साथ, वो जो उन्होंने राइट्स लिए हैं और उनके साथ जो बाकी एक्स्ट्रा डील्स लिए हैं उन्होंने इंटर मियामी ज्वाइन करने की, तो आपको लगता है अब खेल पे उनकी ज़्यादा तवज्जो नहीं होगी? ऑब्वियसली जब पिच पे होंगे तो खेलेंगे, तो क्योंकि वो एक हंगर तो हमेशा रहता है खेलने का, तो फिर एक टैग भी लगा हुआ आपके ऊपर ग्रेटेस्ट, और वैसे भी क्योंकि जब एंड पे आ जाता है इस तरह का ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम तो फिर लोग सिर्फ देखने के लिए कि वो आप अपने लिए मेमोरी बनाते हैं ना कि मैंने भी इसको पिच पे खेलता हुआ देखा है, तो उसके लिए भी लोग आएंगे। चले देखते हैं कि मेसी ने ये सियासी बयान दिया है या फिर उनका ये बयान बिल्कुल हकीकत पर मबनी है, यानी वो वाकई छोड़ रहे हैं। यहाँ पर ये कुछ ट्वीट्स थी जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं और कुछ मैचेस आपके साथ डिस्कस किए हैं। कल दोबारा कुछ लेटेस्ट हैपनिंग्स के साथ जो कि फुटबॉल में हो रही है और कुछ लेटेस्ट स्टोरीज के साथ हाजिर होंगे। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान अली मिर्ज़ा और सहरयाब अफरीदी को इजाज़त दीजिए। आप देखते रहिए फास्ट स्पोर्ट्स, होम ऑफ चैंपियंस। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।